नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन संशोधन बिल को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल है, वो भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अखिल भारतीय मुस्लिम समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया और बताया कि गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद बिल है और जो वक्फ बना था उसकी जो मंशा थी वो गरीबों की मदद करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जो वक्फ संशोधन बिल लेकर के सरकार आई है, ये कहीं न कहीं गरीबों के कल्याण के लिए होगा और इससे जो गरीब लोगों के लिए, जो गरीब मुसलमान हैं, उनके लिए अच्छी तमाम चीज़ें जो सुविधा की चीज़ें होती हैं, उसे किया जाएगा। क्या कुछ कहा है मौलाना ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी, जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वाकिफ़ की मंशा भी यही थी कि जो ज़मीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्चा की जाए, दीन के काम में, कौम की फलाह बहबूद और जन कल्याण के कामों में खर्चा किया जाए। ये नहीं हो रहा था। ये सुन रहे थे कि मौलाना क्या बोल रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय मौलाना जो हैं वो साफ तौर पर साफ शब्दों में बता रहे थे कि जो वक्फ संशोधन बिल आया है कहीं न कहीं गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद है और ये कहीं न कहीं गरीबों के हित के लिए, कल्याण के लिए लाया गया है। जो भी पहले जो वक्फ बिल था, जो कार्य था वो कहीं भी कर नहीं रहा था। लोगों ने इसे अपने स्वार्थ के लिए बना रखा था। गरीब का इससे कोई लेना-देना नहीं था और अब जो सरकार लेकर के आई है इससे कहीं न कहीं गरीबों को कल्याण होगा। तो कहीं न कहीं जो तमाम राजनैतिक दल हैं इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं जो तमाम जो और कई सारे संगठन हैं जो सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और उसी को लेकर के तमाम जो मुसलमान हैं उनसे वो बार-बार कह रहे हैं कि भ्रम में ना आएँ, अशांति फैलती है क्योंकि सरकार एक अच्छे कार्य के लिए नेक दिल सरकार है, वो कहीं न कहीं लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और इसीलिए गरीब मुसलमानों के लिए पूरा का पूरा बिल लेकर के आई। आपको बता दें कि कल समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने होली मिलन का आओ गले मिले और होली ईद मिलन का कार्यक्रम किया जहाँ पे संगीत चल रहा था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संगीत को नहीं समझते हैं और जो संगीत है वो अशांति दूर करने का काम करता है, समाज में जो अशांति फैली है उसे दूर करने का काम करता है। आपको सुनाते क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने। ये जो म्यूजिक है, आपने ठीक कहा, म्यूजिक थेरेपी है। और ये जो हम लोग अशांति में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि म्यूजिक के सहारे हम उस अशांति को दूर करेंगे। और इसी तरह का आज हम आप मिलकर के ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, समाजवादी लोग हर स्तर पर इसी तरीके से कार्यक्रम कर करके जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की न केवल दुनिया में पहचान बनी कि जिस धर्म के बारे में ये कहा गया भारत के बारे में कि ये वो देश है जो आया हमने उसको अपना लिया, जो यहां पर आया हमने उसको अपना लिया। और शायद हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम धैर्य करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो शायद म्यूजिक को नहीं समझती। कुछ काम समाजवादियों ने ऐसे किए हैं कि बीजेपी के लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारा रास्ता है देश को एक करने का, समाज को एक करने का, उस पर हम लोग चलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो समय समय पर हम लोग को आशीर्वाद देते रहेंगे और इन सबका साथ मिलता रहेगा। आने वाले समय में हम लोग मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग चल करके आए। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि देश को एक करने का काम करेंगे, समाज को एक करने का काम करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि किस तरीके से जाति की जो राजनीति है वो किस तरीके से उसको एक करने का काम करेंगे। इतने वर्ष हो चुके हैं भारत को आजाद हुए, लेकिन आज भी जाति जनगणना जैसे, क्योंकि कांग्रेस के प्रमुख हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं राहुल गांधी, वो सवाल खड़े कर रहे हैं और जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी इसमें सुर मिला रहे हैं। समाज और कभी तमाम जो ये बातें की जा रही हैं राजनेताओं की तरफ समझने की भी जरूरत है कि किस तरीके से जो राजनेता हैं वो लगातार माहौल खराब करने का काम करते हैं, जातियों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं।
ये भी तो एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की जाए कि सभी जातियां सर्वधर्म समभाव की भावना जो हमारे राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसको लेकर के आगे चले और समाज में जो तालमेल बना हुआ है उसे बनाए रखे। क्यों हम आपस में ऐसा कोई कार्य करते हैं कि समाज में जो जातियों की बात होती है, क्या ये एकजुटता करने की बात हो रही है, एकजुट करने की बात हो रही है कि विभाजन करने की बात हो रही है? फिलहाल नेताएं अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने पार्टी के एजेंडे के हिसाब से आगे कुछ भी बोलते हैं और जो उनको मन में आता है और जो लगता है कि समाज से या उनको जो वोट मिलेगा उसके हिसाब से ही बोलते हैं। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज? देखिए, मैं आपको बता दें, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर यह है कि जहां पे अभी आप बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जनगणना को लेकर के जो है बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी है। सबसे बड़ा सवाल कि वो राहुल गांधी को ही रिप्रेजेंट करते हैं और राहुल गांधी के अपने संसदीय क्षेत्र में मैं बात करता हूं, अगर आप सांसद हैं, आप एक नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आपको अपने जिले की और अपने महकमे की खबर होनी चाहिए कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। आप आते हैं, चले जाते हैं और फिर उसके बाद आप बताते हैं कि जातिगत की जो है जनगणना होनी चाहिए और इसका ये होना चाहिए, लेकिन आप रिप्रेजेंट रायबरेली को गांधी परिवार कम से कम 10 सदक कई सौ साल, शायद 50 साल मेरे हिसाब से लगभग जो है बीतने वाला है, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, चाहे वो इंदिरा गांधी रहे हो, चाहे कैप्टन सतीश शर्मा रहे हो, और चाहे जो है इंदिरा गांधी रही हो, चाहे सोनिया गांधी रही हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी अब सांसद है। अगर बात करें तो हमारी मौजूदगी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 पे परकापुर गांव में है अखंड, और मेरे पीछे आप ये भीड़ का हुजूम देख सकते हैं। आज सुबह बिन मौसम बरसात हुई और उस बिन मौसम बरसात के बाद ये हाईवे है जहां पे आपने दिखाऊंगा कैमरा में, जो है सुल्तानपुर रोड से सुल्तानपुर रोड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये हम सुल्तानपुर बाईपास से ज्यादा यहाँ पे 200 मीटर दूर पे खड़े होंगे, हाईवे है यहाँ से। और ये हाल है, बरकापुर गांव है, ये पीछे आप देख रहे हैं, मेरे वार्ड नंबर 1 नगर पालिका में आता है, सदर तहसील के अंतर्गत। और अखंड यहाँ पे किसी नेता, आपने अभी बात करी कि नेता राहुल गांधी प्रतिपक्ष वो जातिगत जनगणना को लेकर और कई ऐसे मुद्दे रायबरेली को उन्होंने उठाए, नो डाउट। अगर वो सांसद रायबरेली की इसी जनता ने, यही गरीब जनता जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन्होंने ही ये सवाल उठाए थे और इनका ये हाल है। मैं क्यों ये लोग लाइन में इंद्रवीर, ये हाल है, ये बच्चे हैं। और जहां पर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 अप्रैल 2025 से योजना चला रही है स्कूल चलो अभियान, उस स्कूल चलो अभियान को ये रोड, ये सड़क, ये आप खुद देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ब्रिज का और इसका निर्माण हो रहा है और ये नाला है। इंद्रवीर, बिल्कुल इंद्रवीर, एक सवाल है, अगर ऐसे ही बरसात कंटिन्यू रहे खंड, तो शायद इस गांव के लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा और यहाँ पे एक ऐसी जो है घटना होगी कि शायद वो घटना जिला प्रशासन नहीं संभाल पाएगा। अब मैं यहाँ के ग्रामीण है, आप देखिए क्या समस्या है, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा, क्या समस्या है और ये बताइए आप विस्तार में। आज ये हम लोगों के आवागमन की बहुत बड़ी बाधा है। थोड़ा सा बरसात हो जाने पर यहाँ के लोगों को निकलना दुर्लभ हो जाता है। कितने लोग गिरते हैं हर जाने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, कई वर्षों से, ये लगभग 5 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है। तो मतलब सांसद राहुल गांधी जब वोट मांगने आए होंगे तब भी ये समस्या रही होगी और ये मुद्दा था इस बरकापुर गांव का वार्ड नंबर 1 में, रायबरेली सदर में आता है ये। और अभी भी नगर पालिका में कल जो है नगर पालिका में कुछ पैसे के बंधन को लेकर नगर पालिका सत्तावन सबने आरोप लगाए, मेरा अध्यक्ष चोर है, मेरा अध्यक्ष चोर है, ऐसे नारे लगे। उनकी जो मंथली और जो तिमाही क्वार्टरली उनकी बैठक होती है, उस बैठक में कई सभासदों ने उनका विरोध किया और इस विरोध वो कभी आते ही नहीं। और सूत्रों की माने तो कभी भी उनको किसी जनता से मतलब नहीं, और नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, उनको सिर्फ लंबा लंबा भाषण देना आता है और लाइट की प्रॉब्लम है इस बरकापुर में। अब ये समस्या है, अभी आप बोलिए क्या क्या समस्या बताइए सब लोग। वार्ड नंबर 1 लग रहा है, नगर पालिका लाइट ना पानी ना बिजली ना नाला ना कुछ नहीं है। बरसात होने बहुत बड़ी समस्या आ जाए कि पूरा गाँव बिल्कुल महसूस पड़ जाता है। ये हमारे गाँव सबसे बड़ी समस्या रास्ता और बिजली, दो चीजें। समस्या है
आपकी? नाला की वजह से दुआरे पानी भरा है। अच्छा। हाँ पे भरा। और बच्चों को स्कूल जो जाते हैं छोटे बच्चे कैसे मुश्किल है। यहाँ पे मतलब सरकार 1 अप्रैल से यहाँ पे 3 मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, केशव सिंह मंत्रियों ने, प्रभारी मंत्री राकेश सचान, इन लोगों ने बड़े मंच पे जीजीआईसी ग्राउंड पे अभी जो है बीते दिनों इन्होंने मंच साझा किया और 1 अप्रैल संचारी रोग अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं। और इस गंदगी में संचारी रोग ये दिखा है, मैं फिर कहूंगा कैमरा, जहां पे सरकार संचारी रोग का जो है ये गंदगी देखिए, ये गाँव है, ये गंदगी देखिए, आप देख सकते हैं ये संचारी रोग का अभियान चला रही है, संचारी रोग अभियान से ये डीएम हर्षिता माथुर, ये डीएम हर्षिता माथुर को देखना चाहिए, जहाँ पे सरकार योजना संचारी रोग की अब चला रही है। एक बड़े पैमाने पर जो है रैली और उत्तर प्रदेश सरकार जो है संचारी रोग का अभियान चला रही है। 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान चला रही है। ये छोटे छोटे बच्चे, इधर बेटा इधर, ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, ये स्कूल नहीं जा पा रहे, मान लीजिए आज स्कूल बंद है, ये स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन जहाँ पे स्कूल चलो अभियान जैसे ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार बताती है, ये हम करा रहे हैं। क्या वहाँ पे ये गाँव वालों, ये गरीब तबके की जो जनता है जो वोट देती है, रियल जो जनता है, क्या मीडिया बताएगी तभी काम होगा? 10 किलोमीटर का पानी इधर निकलता है नीचे। सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या एक मिनट इंद्रवीर कह रहे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब वहाँ की जनता जातिगत जो एजेंडे हैं उस पर वोट करेगी तो इसी तरीके का हाल होगा किसी भी नेता के लिए। क्योंकि देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए या फिर नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा में संसद में बैठ करके बातचीत करते हैं, उनके पास सब जगह जाने का समय है क्या यहाँ पर लोगों से, क्योंकि रायबरेली उनका क्षेत्र है और ये गांधी परिवार का गढ़ है, और उस गढ़ में इस तरीके के हालात अगर इतने वर्षों के बाद बीत जाने के बाद भी, इतने दशकों तक सरकार में रही है, सत्ता में रही है कांग्रेस, और हालात अगर 10 के 10 बने हुए हैं, ऐसी स्थितियां बनी हुई, तो उत्तर प्रदेश सरकार को तो दोषी दिया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को भी क्या इन लोगों को केवल वोट चाहिए नेताओं से? क्या इस सड़क पर चलने वाले ये जो गाँव के लोग केवल किसी एक विशेष जाति के होंगे? क्या ये तमाम जो राजनीतिक जातिगत जनगणना की बात की जाती है, क्या आप लोगों को समझ में आता है कि जिस नेता प्रतिपक्ष जहां से आ रहे हैं वहां की स्थितियां क्या है? आप जाति जनगणना की बात करते हैं, आप तमाम ऐसी बात करते हैं, क्यों नहीं बात करते कि देश का विकास होना चाहिए, लोगों को सड़कें अच्छी मिलनी चाहिए, जिस तरीके से जलभराव की स्थिति ना हो, स्वस्थ माहौल हो, सुरक्षा का माहौल हो, इस बात की भी तो बात की जा सकती है संसद में। लेकिन बात क्या होगी? जातिगत जनगणना की, तुष्टीकरण की। अधिवेशन चल रहा है गुजरात में अधिवेशन चल रहा है, यहाँ पर लोग मर जाए कोई मतलब नहीं है किसी को। देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सबका एजेंडा साफ तौर पर देखा जा सकता है। सब लोग केवल वोट की राजनीति करते हैं, और अगर वोट की राजनीति ना करते तो इस तरीके से लोग इस सड़कों पर थोड़ी ना खड़े होकर आ रहे होते। हालात क्या है? थोड़ी सी बारिश में, आज की जो बारिश है, बिन मौसम बारिश है ये, और हालात क्या है? कोई रोड मैप आपके पास नहीं है। अगर बिना रोड मैप के आप कोई काम करोगे तो स्थितियां तो ऐसी बनी रहेंगी ना। लेकिन इन लोगों को भी बार बार ये हम लोग देखिए, चौथे स्तंभ के साथ सब बार बार इन लोगों से अपील करेंगे कि भैया जाति जनगणना की बात छोड़ करके, लोगों की धर्म की बात छोड़ करके अपने विकास के लिए वोट दीजिए, तब ये राजनेता समझेंगे और सुधरेंगे। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं है और ना इनको समझ में आएगा कभी। आप लोगों का वोट लेकर के केवल ये लोगों को बांटने का काम करते हैं। अभी अखिलेश यादव का बयान सुन रहे थे, हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र जोड़ने का काम कर रहे हैं, जाति की बात किस लिए करते हैं आप? अभी आप रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से क्या विरोध चल रहा है, राजधानी में आज भी प्रदर्शन है, करणी सेना वाले आ गए, कोई करणी सेना का है वो अपने हिसाब से प्रदर्शन कर रहा है, रामजी लाल सुमन है वो अपने हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कभी कहती है इसका ये चल क्या रहा है हमारे देश में? विकास की बातचीत करनी चाहिए थी, लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। सड़क पर उतरे तो हुए लोग इंद्रवीर, सवाल नहीं है इनके। क्या नेता प्रतिपक्ष को ये सड़कों, ये विजुअल्स दिख रहे होंगे? कभी वो भी देखेंगे कि रायबरेली की जनता का क्या हाल है। देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करें, किसी भी उसको करें, लेकिन आप अगर जनता ने आप तो आपके अपने नायक होने के दायित्व तो आप अब निभाइए, और कम से कम ऐसे हालात पैदा ना करें, और जहां से आप सांसद हो, आप विधायक हो, आप मंत्री हो, बेसिकली इन जनता के लिए आप खड़े होंगे। अदरवाइज दोबारा अब एक ऐसा गांव था मैनूपुर, अखंड लोकसभा 2024 की बात कर रहा हूं, जहां पे मैनूपुर ने बैन कर दिया था, वोट नहीं डाला जा रहा था। लास्ट टाइम पे राहुल गांधी गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है, तब लोगों ने जाकर के वोट किया, और वो रोड
आज भी नहीं बनी है खंड, आज भी नहीं बनी है। अब आप सोचिए, और ये बड़ा पूरा नेशनल मीडिया ने ये खबर दिखाई थी कि राहुल गांधी को जाना पड़ा, दिनेश प्रताप सिंह को जाना पड़ा, अतिश सिंह को जाना पड़ा, कई बड़े बड़े विधायक वहां पे नेता गए, लेकिन तब भी लोगों ने, और वो ऐसा मैनपुर गांव था जहां पर वोट मिलने के बाद कब गए? तो आज तक भी लोग, वोट मिलने के बाद चुनाव वोट ले लिया, उसके बाद भी वोट गए। 5 से 6 दौरा हुआ, सांसद आप अपने आप को मंत्री कहलाते, यही जनता को बेवकूफ बनाया जाए, यही जनता आपको अगले बार से नकारेगी। आप किस मूल्य, क्या मूल्य लेकर आएंगे वोट मांगने? नहीं, बिल्कुल नकार देती तो शायद समझ में आता इंद्रवीर, हालात ऐसे नहीं होते, लेकिन हम क्या करें, हम भी अपने देश के और इस जनता की सोच विचारधारा पर कहीं ना कहीं हमें भी तरस आता है कि हम लोग वोट इसलिए देते हैं, हम जनता को वोट देते हैं जाति पर, पैसों पर, तमाम जो जनता हमारी है वो ये सोच करके देती है अगर वो अपने विकास के ऊपर वोट देगी, जो भी उसका कल्याण करेगा, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां पैदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है क्योंकि आज मौसम का मिजाज पूरा ही चेंज हो गया है और जिस तरीके से लगातार बारिश, अभी भी मैं खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर बूंदाबांदी पड़ रही है और अगर बात करें इस शहर की स्थितियों की तो स्थिति पूरी तरीके से नाजुक मोड़ पे है और ये पहली बरसात नहीं, फिलहाल ये बिनमौसम बरसात है। बिनमौसम बरसात में तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासन को पहले से ही पता था कि बरसात हो सकती है प्रतापगढ़ में। पुलिस लाइन की बात करें जो कि सबसे बड़ा हब होता है, या एसपी ऑफिस की सबसे बड़ी बात है कि 1 घंटे की बरसात में एसपी ऑफिस में घुटने तक पानी आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का पोल खोलता है, नगर पालिका का पोल खोलता है और खासतौर से पुलिस विभाग के आरआई के जो मैनेजमेंट है उसका पोल खोलता है। किस तरीके से 1 घंटे की बरसात में घुटने तक पानी आ गया और आप कई सालों से ऐसी समस्या है। यहाँ एक चीज था कि सतपाल अंतिल जब जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक रह चुके, अभी इस समय मुरादाबाद एसएसपी है, उन्होंने पानी न भरने के लिए काफी जद्दोजहद की थी और जब वो थे तो उसमें वो सक्सेस भी हुए थे, लेकिन बीच अचानक में उनका ट्रांसफर हो गया और उसके बाद वो धरातल पे लागू नहीं हो पाया। अब बात करें नगर पालिका क्षेत्र में, लगातार बरसात में पानी तो भर आता है, लेकिन एक सबसे रिहायशी इलाका भी कह सकते हैं, वहाँ स्कूल भी है, काफी अच्छे स्कूल भी है बच्चों को पढ़ने के लिए। आज 1 घंटे की बरसात में वहां घुटनों से ऊपर तक पानी आ जाता है। वो ये बिन मौसम बरसात की बात नहीं करूंगा, वो हर मौसम बरसात की बात होती है। वहां चाहे जो व्यवस्था नगर पालिका आज तक ये नहीं सोच पाई है कि वहां कैसे सोचे, इंजीनियर उस पर काम नहीं करते, केवल लिफापोती हर बरसात से कुछ दिन पहले ही तैयारियां की जाती है और जब बरसात आती है तो पोल खुल के रख देता है। नगर पालिका में चुनाव मांगने के लिए आप आ जा रहे हो, एक ही आदमी का दबदबा लगातार बरकरार है, लेकिन आपका सभासद है वहां पे और आप उससे कोई वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो 2026 का नगर पालिका का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं वो डिफीट खा भी सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कैसे ये लोग वर्क करते हैं। पुलिस एसपी ऑफिस और शहर का विवेक नगर पलटन बाजार जिसे कहा जाता है, वो इलाका घुटनों तक अगर 1 घंटे की बरसात में भर जाए तो प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है ये देखने वाली बात होती है। आप भी जान रहे हैं कि प्रशासनिक अमला कैसे कागजों पे ही काम करता है, धरातल पे नहीं आता। कई हाईटेक मशीनें लाई गई पानी ना भरने के लिए। सीवर प्लांट अभी तक पड़ा हुआ है, 2 बड़े नेताओं के चक्कर में सीवर प्लांट अभी तक नहीं शुरू हो पाया। सीवर प्लांट मायावती की जब सरकार थी तब से आया हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम लग चुका है, सीवर प्लांट अभी तक चालू नहीं हो चुका। तो सोचिए किस तरीके की राजनीति और किस तरीके का प्रशासनिक अमला प्रतापगढ़ में काम करता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। अखंड, यानी सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि देखिए पानी जो होता है वो पैसे के लिए, जैसे कि पानी जो है पैसे में पैसा जो है पानी में बहाया जाता है, और ये जब पानी बरसता है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते हैं या जो तमाम लोग होते हैं वो उनके लिए कमाई का अड्डा भी बनता है। देखिए बरसात जो होती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पूरी प्रिपरेशन करें उसके बावजूद हालात ऐसे बन जाते हैं कि 1 घंटे की बारिश में पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो जाए। इस तरीके के जो सरकारी जो बड़े बड़े कार्यालय हैं वो जलमग्न हो जाए, वो भी 1 घंटे की बारिश में। आपके पास इसका मतलब कोई रोड मैप है ही नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं, आप बिना प्लानिंग के कोई काम कर रहे हो। नगर पालिका की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, लोगों की व्यवस्था की बात की जाती है, हालात ये हैं
आपको बड़ी हैरानी होगी, नगर निगम के कुछ क्षेत्र हैं, आपको बताऊंगा तो आप खुद होंगे, वो भी राजधानी के क्षेत्र है, वहां पे 4-5 सालों से टैक्स की, मतलब 4-5 सालों के टैक्स की वसूली की जा रही है। और सड़कें, और अगर बात की जाए ना, सड़क तो बहुत दूर की बात है, ना तो सीवर है, ना ही नालियां हैं, पानी बह रहा है। और कई इस वक्त जो आज की बरसात हुई है, जो सुबह 8 बजे शुरू हुई है, अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन पिछले आधे घंटे पहले तक बारिश हो ही रही थी। ऐसे में बहुत सारे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए, कई घरों में तो नालों का पानी चला गया है। लेकिन व्यवस्था के नाम पे क्या है, वही स्थिति की। देखिए, सरकार को सबसे पहले देना चाहिए कि अगर हम टैक्स वसूल रहे हैं तो कम से कम लोगों को सुविधा तो दे। सुविधा के नाम पे क्या, सुविधा के नाम पे शून्य, जीरो। आप अगर इस तरीके से कार्य करेंगे, लोगों से वसूलेंगे, इतना धन, मोटा धन उगाही करेंगे, एक तरीके से उगाही है ये। अगर आपने कोई सुविधा नहीं है तो उगाही मानेंगे, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो कम से कम सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से लोगों को लिए असुविधा हो रही है। आज की डेट में राजधानी के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, रोडें, सड़कें सब जलमग्न है, घरों में नालियों का पानी जा रहा है। तो लेकिन वही हाल है प्रतापगढ़, क्या राजधानी में जब ये हाल होगा ज्ञानेंद्र, तो प्रतापगढ़ में अधिकारी क्या करते होंगे समझ से परे, वो भी नगर निगम है यहाँ पर, तो नगर निगम का भी हालात वैसे ही होंगे ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि जिस पलटन बाजार एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जब से नगर पालिका क्षेत्र बना है, और हरि प्रताप 25 सालों से कब्जा है उनका। और बात करें नगर पालिका क्षेत्र में, कई बार वहाँ सड़कें ऊंची कराई गई। अभी हाल ही में हरि प्रताप जब जिंदा थे, तो उन्होंने सड़कें ऊंची कराई थी, तकरीबन 2 फीट ऊपर ऊंची सड़कें करा दी थी। बरसात आई, पुल खुला, उसके बाद सड़कें बन गई। हरि प्रताप जी स्वर्गवासी हो गए, फिलहाल अभी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया था, उसी दौरान फिर बरसात आती है और चुनाव नहीं हुआ होता है, क्योंकि खत्म होने के बाद 4 से 5 महीने का गैप रखा जाता है। चुनाव नहीं हुआ था, बरसात ही पूरी की पूरी पोल खोल दी। और फिलहाल जो सभासद थे भाजपा के, उनको हार का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग नाराज थे। एसपी ऑफिस की बात करें तो सतपाल अंतिल ने काफी अच्छा वहां का रूट मैप बनाया हुआ था कि वहां पानी ना भरने पाए, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान वहां पे अगर बरसात होती थी, जन सुनवाई के दौरान एसपी जहां बैठते अपने दफ्तर में, तो वहां फायदा तक क्या है पानी चला ज्ञानेंद्र, जाता था। अगर सब कुछ बना ही दिया था तो अगर आज भी ये जल भरा हो तो क्या फायदा है। वो बता तो रहे कि बसपा सरकार के समय का आज तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो ही शुरू ही नहीं हो पाया। 2 लोगों की अदावत के चक्कर में वो पूरा दरा का दरा रह गया। तो अपने आप में एक बड़ी सवाल है कि आखिरकार राजनीति के चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में आम जनता तो पिसती है। आज की डेट में समस्या का तो अंबार लगा हुआ है ना। उसी पे आ रहा हूँ, सीवर प्लांट एसपी ऑफिस में जहाँ एसपी बैठते हैं, वहां पे पानी उनके पैर तक, जहाँ वो बैठते हैं उनके पैर तक पानी जाता है। जितने वहां पे एडिशनल बैठते हैं, एडिशनल एसपी, पूर्वी व पश्चिमी स्थिति, उनके ऑफिस तक पानी जाता है। फिलहाल आज की डेट में उनके दफ्तर तक तो पानी नहीं जाता, लेकिन जो कंपाउंड है उसमें पानी भर, कैंपस है उनका पूरा, उसमें पानी भर जाता है, घुटने तक आ जाता है। हम बात करते हैं सीवर प्लांट की। सीवर प्लांट आया था सन 2000 के आसपास, और उसी दौरान एक फ्लाईओवर बनता है, सिलवला फ्लाईओवर, क्योंकि वहां जाम बहुत लगते थे, क्रॉसिंग की वजह से जाम बहुत लगते थे। अगर एक ट्रेन गुजर जाती थी, तकरीबन 2 किलोमीटर तक जाम लग जाती थी। तो ये पूरा सीवर प्लांट 2 राजनेताओं के चक्कर में, अगर ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पूरा प्रतापगढ़ जानता, 2 राजनेताओं के चक्कर में। और काफी मानिंद है। एक अभी चुनाव भी आ रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, शायद आप इशारा समझ गए होंगे। और एक अभी इस दुनिया में नहीं है, फिलहाल पूर्व अध्यक्ष की मैं बात ही कर ले रहा हूँ। उन्हीं 2 लोगों के चक्कर में अगर कहें करोड़ों की लागत से सीवर प्लांट यहाँ पे लाया गया, मशीनरी लाई गई, लेकिन आज तक उस सीवर प्लांट को धरातल पे नहीं लाया गया। अगर वो सीवर प्लांट चालू हो गया होता, तो शायद पानी की जो जल भराव की समस्या है, वो जल भराव नहीं होता। और केवल अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही 2 एरिया मैंने आपको बताया, ऐसे कई एरिया है, अनेक एरिया है। मैं अगर मैं जुड़ाने लगूंगा तो शायद हर एक वार्ड से आपको पानी जल भराव बिल्कुल की ज्ञानेंद्र, सही बात है, समस्या। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर गिनवाने लगेंगे आप तो आप गिनवाते रह जाएंगे, हो सकता है शो ही कम खत्म हो जाए। गिनवाते रहे, नाम नहीं खत्म होंगे ऐसे कई वार्ड्स के। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ये राजनेता, अगर इनके घरों में पानी भर जाता ना तो शायद अभी तक वो चालू हो गया होता। लेकिन दिक्कत क्या है, जनता के घरों में पानी जा रहा है, जनता उस जगह से निकलती है। हो सकता है बहुत सारे लोग पैदल जाते हैं तो उनके पैरों में लग रहा होगा, गाड़ी वाले जा रहे होते हैं तो फसल पानी की वजह से कीचड़ उसके ऊपर चल के जा रहा है। अब नेताजी जा रहे होंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा होगा कि गाड़ी पानी कीचड़ लग जाएगा, उनके कपड़ों में उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगते। अगर उनके ऊपर दाग लगते या उनको जल भराव उनके घर के आसपास होता ना तो शायद हो सकता ठीक हो गया होता। फिलहाल नेता है, अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से सारी चीजें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र।
अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से, कौन सी बड़ी खबर है अवनीश कानपुर से? अखंड दो खबरें हैं, फटाफट दो खबरों से अपनी जनता को रूबरू कराते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो अन्नदाता है उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और जिस तरीके से उनकी फसलें हैं काफी नुकसान उनको देखने को मिला है। और जिस तरीके से आप जानते हैं गर्मी का जब मौसम आता है तो कहीं ना कहीं किसानों की जो फसलें हैं वो तेज गर्मी होने के चलते कहीं ना कहीं बहुत सारे कई बीघे खेती जल जाती है और किसानों को नुकसान होता है। वहीं जिस तरीके से आज बिन मौसम की बरसात और कानपुर में कई जगह पर ओले भी गिरे हैं तो जो फसल खड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई है। जो फसल कट के पड़ गई थी उसको भी काफी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अन्नदाता है इस बेमौसम की बरसात से काफी परेशान हुआ है। दूसरी खबर यह है कि जिस तरीके से स्कूल में आप देख रहे हैं लगातार अप्रैल का महीना चल रहा है और नए एडमिशन की जो है शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर के जो लगातार कानपुर में शिकायतें रहती हैं कि जो यहाँ के स्कूल संचालक है, जो प्राइवेट स्कूल संचालक है, वो मनमानी तरीके की जो फीस है वो ले रहे हैं और इसी के साथ साथ उनकी एक खुद की जो है कहीं ना कहीं दुकान भी चल रही है, जिसमें वो खुद दुकानदार बन करके और जो किताबें हैं वो भी एक ऐसे रेटों पे दे रहे हैं जिनमें आप एक बच्चे की पढ़ाई को कहीं ना कहीं करवा सकते हैं। एक नर्सरी क्लास के बच्चे की जो कहीं ना कहीं किताबें हैं वो 11-11 बराबर 1000 रुपए की आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभिभावक जो है इससे काफी नाराज भी दिख रहे हैं, जिसको लेकर के जो कानपुर के जिलाधिकारी उन्होंने एक समिति बनाई है और समिति के साथ साथ उन्होंने जितने भी लोग हैं उनसे अपील की है कि किसी तरीके की कोई शिकायत है तो वो आकर के यहाँ पर करें आके। जिसके बाद में कई शिकायतें जब जिलाधिकारी के पास पहुंचती है तो लगभग 7 से 8 स्कूल संचालकों को जो है जिलाधिकारी अपने पास बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और साफ सुथरा उनका कहना रहता है कि आप दुकान न चलाएं, आप स्कूल चला रहे हैं, स्कूल चलाने का काम करें। जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे एक तरीके से कहा जाए लूटने की जो व्यवस्था बना रखी है वो जो है ना की जाए, नहीं तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस दिक्कत ये स्कूलों को हो क्या गया है, जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है कितना कमाई करना चाहते हैं, हर जगह से पैसा कमाना चाहते हैं। फीस तो आप मोटी वसूल ही रहे हैं। अब आप स्कूल में इस तरीके से दुकान खोल करके अब आप शिक्षा के एक इन्होंने खिलवाड़ बना रखा है और कमाने का एक जरिया बना रखा है। तमाम ऐसे स्कूल हैं, लगातार इस तरीके की शिकायतें, और राजधानी में भी बात करें तमाम ऐसे स्कूल हैं और सटा हुआ है कानपुर। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब जो जिस तरीके से यहाँ पर जो स्थितियां महानगर है और वहां पर इस तरीके से स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? सबसे बड़ा सवाल तो हमेशा ये भी है, एक जिलाधिकारी मान लीजिए, आज जिलाधिकारी है, एक अच्छा जिलाधिकारी है, उसने अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करने के लिए काम किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल से लगातार मनमानी कर रहे हैं, उस पर कोई पाबंदी लगी नहीं रही इन पे। तो सरकार को तो भी इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। कितनी समितियां बनाएंगे, क्या कोई एक रोड मैप या कोई एक इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा एक प्लान तैयार नहीं करना चाहिए, एक दायरा नहीं बनाना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन मनमाने तरीके से लगातार जो स्कूल्स हैं वो अपनी फीस भी बढ़ाते जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को मजबूर भी कर रहे हैं कि आप वहीं से अपनी किताबें खरीदिए। जिलाधिकारी महोदय ने क्या कुछ और भी समिति के अलावा भी कुछ लोगों को निर्देशित किया है कि ऐसा कार्य ना करें? देखिए है क्या, ये प्राइवेट स्कूल अपने मनमानी के तौर पे कार्य कर रहे हैं। इस तरीके की जो है एक नियमावली है जिसके अनुसार जो है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो कुछ फीस है उसके भी मानक तय किए गए हैं, वहीं स्कूल की जो किताब है उनके भी कहीं ना कहीं मानक तय किए गए हैं कि किस हिसाब से एनसीईआरटी की किताबों को चलाया जाए और उसमें एक जो उचित मूल्य है उनको कहीं ना कहीं रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मनमाने तौर पर ये स्कूल संचालक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं जिस तरीके से स्कूल हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है और एसी जो है कहीं ना कहीं क्लासें बन रही है और वो चाहते हैं जो बच्चे हैं जो वहां पर जा रहे हैं तो स्कूल संचालक उन्हीं बच्चों से पूरी फीस जो उनके खर्चे हैं उनसे उन्हीं से ही पूरा वसूलना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो बिल्डिंगों का खर्चा है वो उस फीस से ही निकालना चाह रहे हैं। यही कारण है कि लगभग 7 से 8 हजार रुपए एक नर्सरी के बच्चे की फीस एक महीने की है। जब पुराने समय में जब हमने भी आपने पढ़ाई की होगी तो हो सकता है इतने में एक पूरा साल निकल जाता होगा पढ़ाई में, और जिस तरीके से एक महीने की आज बच्चे की फीस जा रही है तो एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मनमानी तौर पर कार्य किया जा रहा है, अधिनियम है, सरकार बस सख्ती अगर कर दे, जिस तरीके से ये मनमानी कर रहे हो मनमानी ना करें तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो कार्य है जो आम नागरिक है, जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि हर बच्चा जो हर अभिभावक चाहता है कि जो हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन जितनी फीस है एक 15,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को 7 हजार 8 हजार रुपए महीने की फीस देकर के नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि 7 8 हजार रुपए सिर्फ फीस ही अखंड नहीं होती है, उसके बावजूद 2 से 3 हजार रुपए अलग से ऐसे खर्चे स्कूल के द्वारा बता दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं जिनको कोई गिनती नहीं होती, कोई गिना नहीं जाता। तो एक सरकार को एक रोड मैप इस तरीके से तैयार करना चाहिए और पूरी तरीके से सख्ती बनानी चाहिए कि अगर कोई भी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अमनीश, सही बात है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं बड़े स्कूलों में बच्चों के लिए इस तरीके से। और सबसे बड़ी दिक्कत है, आजकल की दिक्कत है कि स्कूलों में बच्चों से ज्यादा तो अभिभावक पढ़ रहे हैं।
उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी हो जा रही है कि पता चला वो आधा काम अपना निपटाए कि स्कूल का निपटाए। बच्चों के पास देखिए हर माँ बाप की इच्छा है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सके। तो सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए कि बेहतर स्वास्थ्य के साथ-साथ, सड़क के साथ, बिजली के साथ, पानी के साथ एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था भी दे। और जिस तरीके से लगातार ये प्राइवेट स्कूल्स मनमानी कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कहीं न कहीं हंटर चलाने की जरूरत है, चाबुक चलाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि हमारी सरकारें ऐसी जगहों पर ध्यान नहीं देती है। या तो फिर इसके पीछे वजह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। कारण यही हो सकता है कि प्रमुख जो संस्थान है कहीं न कहीं वो उनके ही होते हैं, राजनेताओं के होते हैं, शायद इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। लेकिन सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि लगातार इस तरीके की मनमानी और इस तरह की खबरें लगातार चली आ रही हैं। कहीं न कहीं इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है अभिभावकों के ऊपर। देखिए बहुत मोटी रकम है और इस मोटी रकम को आप वसूलते हैं तो अपने आप में कहीं न कहीं एक दिक्कत पैदा होती है उस अभिभावक के ऊपर। जैसा आपने अभी बताया कि 15,000 या 10,000 या 20,000, 25,000 कमाने वाले के लिए भी महीने का 7 से 8,000 रुपए मैनेज करना अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, ये अपने आप में एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। फिलहाल राजनेता है अपने हिसाब से ये चीजें करेंगे और सरकारों को भी इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। जैसा कि अवनीश ने बताया कि कानपुर के वहाँ पर ओलावृष्टि हुई है कई जगहों पर और बारिश की वजह से फसल के नुकसान हुए, बल्कि समूचे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बात स्पष्ट रूप से देखी गई कि 3 शहरों में ओलावृष्टि हुई है और करीब 16 जिलों में बारिश हुई है। और ये बेमौसम बारिश है जिसने अन्नदाताओं की फसल को नुकसान पहुंचाया, जिसको देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो नुकसान है उसका आकलन करके उसकी रिपोर्ट दें कि कहीं न कहीं जो अन्नदाता है उनको सहूलियत दी जा सके, उनको मुआवजा दिया जा सके। लेकिन एक बहुत बड़ी क्योंकि जिस तरीके की आज बारिश हुई है बिन मौसम, क्योंकि काले बादल छाए हुए थे राजधानी में, अब से पिछले 1 घंटे पहले तक लगातार बारिश हो रही थी जो सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। तो कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो आज बारिश की वजह से अन्नदाताओं को हमारे बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसकी वजह से आज वो कहीं न कहीं परेशान है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी जो फसल है, जो नुकसान हुए, जहाँ-जहाँ पे उसका आकलन करके वो त्वरित कार्रवाई करें और मुआवजे की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके से सरकार पर विपक्ष हमलावर है और तमाम कोशिश कर रहा है कि सरकार को बैकफुट पे लाया जाए। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि सपा प्रमुख ने किस तरीके से संगीत को बताया कि संगीत जोड़ने का काम करता है, अशांति से दूर करने का काम करता है। लेकिन सरकार भी है कि लगातार जो विपक्ष है उसके वो कहती है कि एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। एक और खबर आपको बता दें कि करणी सेना लगातार रामजी लाल सुमन को लेकर के एक्टिव नजर आ रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन स्पष्ट रूप से कह चुके कि हम माफी नहीं मांगेंगे। आज भी यहाँ पर करणी सेना के नेताओं द्वारा प्रदर्शन करने की बात की गई थी, जिसके बाद करणी सेना के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनको नजरबंद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपील की कि सड़कों पर उतरे और रामजी लाल सुमन का विरोध करें। सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये कोई भी जो भी संगठन है, ये इस तरीके का विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसको वोट दे करके उसे हटाने का काम करें। और जो राजनीतिक दल हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं, ऐसे राजनेताओं को इस तरीके से जो बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको संदेश देने का काम करें। तो ना तो राजनीतिक दल है वो उस नेता का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि उनका बचाव कर रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। और जो संगठन है वो यानी उनको वोट दे करके इनको बदलने का काम करना चाहिए। लेकिन सबका अपना-अपना है, राजनीतिक धार देना है, राजनीति को धार देना है और अपने आप को चमकाना है। इसलिए नेता जो है वो उस तरीके के बयान दे रहे हैं और कुछ लोग प्रदर्शन करके अपना नाम उचकाना चाहते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन राजनेताओं को समझ में नहीं आएगा। आम जनता इससे पिसती है, कहीं विरोध प्रदर्शन के चक्कर में ट्रैफिक जाम हो जाता है, लंबी-लंबी कतारें लग जाती है गाड़ियों की। लेकिन इन नेताओं को लगता है कि मीडिया में जगह मिलेगी, लाइमलाइट होगा, इसलिए हमारा भी नाम बढ़ेगा। फिलहाल राजनेताओं की राजनीति चमकाने के तमाम नायाब तरीके हैं। किसी के बारे में उल्टा-सीधा बोल दो, जाकर के सड़क जाम कर दो। हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी की जो महिला नेता थी, उन लोगों ने भी राजभवन के सामने इस तरह के प्रदर्शन किया, जिसके बाद 31 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। 6 नामजद है और 25 जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ। फिलहाल राजनीति के चक्कर में जो आम जनता है वो पिसती है और किस तरीके से हमारे सभी रिपोर्टर्स ने, हमारे सहयोगियों ने बताया कि हर जिले का हाल 1 घंटे की बारिश के बाद क्या है। तो सरकार को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए कि कैसे इसको सही किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में बारिश होगी जब, तो और भी मुसीबत बढ़ जाएगी। तो कहीं न कहीं इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली जाए। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाज़िर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।